अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज विधानसभा केसरी पचपेड़वा की ऐतिहासिक सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी जलसे में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज्जतमाब आली जनाब बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब, आपके हर अजीज उम्मीदवार जनाब शहाबुद्दीन खान साहब, डाइस में तशरीफ फरमा हैदराबाद एक्स मेयर जनाब माजिद हुसैन साहब, MIM पार्टी के तमाम मेरे पार्टी जिम्मेदार साथियों, मेरे सामने बैठे पचपेड़वा के गजोर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि इलेक्शन का दौर चल रहा है और हर 5 साल में एक मर्तबा हमको ये मौका मिलता है कि हम अपने दरमियान से अपना विधायक यानी अपना नुमाइंदा चुने और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर के वो हमारे लिए विकास की बात करें, हमारे क्षेत्र के विकास की बात, हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल की बात। लेकिन एक दिन का सही फैसला अगर आपने किया तो ये सब बातें विधानसभा के अंदर आपके क्षेत्र के लिए हो सकती हैं और काम भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने एक दिन गलत फैसला ले लिया, जिस तरीके से अब तक आप लेते आ रहे हैं, तो 5 साल तक आप पछताते हैं कि हमने गलत डिसीजन। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कोई है तो वो अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज है। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बढ़कर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आपको शायद ना पता हो, हिंदुस्तान की जो पायलट हो उसे इंसाफ कैसे मिला जब उसने अपनी पार्टी बनाई, काशीराम को अपना नेता माना, मायावती को अपना लीडर माना और 11% जाटव समाज जिसका ताल्लुक बहन के ब्राह्मण से वो समाज इकट्ठा हुआ। 11% वालों ने मिलकर के 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 4 मर्तबा इस प्रदेश की मुखिया अपनी बेटौल की बेटी को बनाया। तब जाकर के उन्हें
किसी की हिम्मत नहीं है कि दलित समाज के साथ अन्याय तो करने की बात छोड़ दीजिए, न्याय न करने की बात भी नहीं कर सकता। चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो लोकसभा हो, सरकार किसी की भी हो, अगर वहां पर विकास की बात होती है, हर समाज की बात होती है, तो उसमें दलित समाज की बात होने लगी। लेकिन अगर आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा या इस देश की लोकसभा में अगर किसी के विकास की बात नहीं होती है, तो वो आपका समाज है, आपके समाज के विकास की नहीं बल्कि विनाश की बात होती है। पूरे लोकसभा के अंदर कभी भी आज के मुद्दे पर किसी ने आवाज उठाई तो उस लीडर का नाम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नहीं था, उस पार्टी का नाम कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी नहीं है, बल्कि उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। चाहे मामला लिंचिंग कराओ, चाहे मामला ट्रिपल तलाक कराओ, कभी घोष के नाम पर हमें मारा गया तो अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। चाहे मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा रहा हो, चाहे बिहार से, चाहे झारखंड से, चाहे मध्य प्रदेश से, अगर किसी ने आवाज उठाई इस समाज के लिए तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बस हमारी आपसे यही अपील है, वक्त बहुत कम है चूंकि हम लोगों को आगे भी जाना है। मेरी आपसे अपील है कि आने वाली 3 तारीख को अगर मगर लेकिन नहीं, शहाबुद्दीन साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है, उनका चुनाव निशान पतंग है, पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे। शहाबुद्दीन साहब की कामयाबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाबी है। हमें आवाज दूंगा कौमी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काबिल एहतराम इज्जत मां वाले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको खिताब फरमाएंगे। सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब शहाबुद्दीन साहब, प्रत्याशी विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब नूरुद्दीन नूरू साहब, जनाब जमाल अहमद साहब, जनाब जान मोहम्मद साहब, जनाब फतेह बहादुर साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, जिसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं। इसमें और भी 4 अति पिछड़ा समाज के सियासी पार्टियां हैं। हम सब ने मिलकर ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया और ये तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और उनका साथ और उनका वोट मिलेगा और सत्ता मिलेगी तो पहले 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आइंदा 2.5 साल के लिए दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। साथ ही हमने ये भी तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज का एक मुसलमान, एक निषाद समाज से और दूसरा अति पिछड़ा समाज से एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लड़ रहा है। हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि आप भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमें हमारी सपोर्ट करिए, हमारी मदद करिए। हिस्सेदारी की इस जंग में आपका साथ बेहद जरूरी है। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सेदारी की बात करती है
तो हम सिर्फ राजनीति में अपना हिस्सा नहीं चाहते, बल्कि हम शिक्षा में भी अपना हिस्सा चाहते, विकास में भी अपना हिस्सा चाहते हैं, रोजगार में भी और ठेकेदारी में हिस्सा चाहते हैं। ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप और कमजोर तबकात, दबे हुए कुचले हुई जनता मिलकर यहां से शहाबुद्दीन साहब को अपना विधायक बनाएगी, तो यकीनन हिस्सा भी मिलेगा, सामाजिक न्याय भी होगा और भागीदारी में हम अपना हक अदा कर सकेंगे। मैं आपको ये भी बताने आया हूं अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बात यह है कि बरसों से आपका वोट तो हासिल करते रहे, आपने बसपा को वोट दिया, उनको विधायक बनाया, तो कभी आपने सपा को, कांग्रेस को वोट दिया। पिछले 35-40 साल से खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमान ने इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, सियासी पार्टियों को वोट दिया, इनको विधायक बनाया, इनके पार्टी के लीडर को मुख्यमंत्री बनाया, कभी इनको पार्लियामेंट में भिजाया। मगर आज खास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का आज मुकाम और मौक़िफ़ क्या है उत्तर प्रदेश में, जब चुनाव आता है तो बसपा और सपा के लोग आकर आपके दरमियान में खड़े होकर कहते हैं कि कौम की बात करते हैं। जब कौम की बात करते हैं तो बताओ तुमने क्या किया उस कौम के लिए जिसको तुम बीजेपी के नाम से डराकर अपना वोट तो हासिल कर लेते हो। मगर मैं आपको बताता हूं आपकी हकीकत क्या है। आपकी हकीकत यह है उत्तर प्रदेश में कि हम जो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, हमने माहिरीन को बिठाकर आज से 7 महीने पहले हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के ताल्लुक से क्या स्थिति है, जमीन पर उनका क्या हाल है, हमको बताइए। तो उन्होंने हमको रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में हमको ये बताया कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 7 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़े लिखे नहीं है, वो हिसाब किताब करना नहीं जानती है। उन्होंने हमको ये बताया कि उत्तर प्रदेश में अगर एक अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के घर में अगर 7 रुपये खर्च होते हैं तो महाराष्ट्र के या दिल्ली के किसी और वही अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान के घर में 10 रुपये खर्च होते हैं। आप बताइए यहां पर 7 रुपये क्यों खर्च हो रहे हैं और दिल्ली में 10 रुपये क्यों खर्च हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि 10 में से 7 हमारे बेटा और बेटी पढ़ना लिखना नहीं जानते? उन्होंने हमारी रिपोर्ट जो दी हमको उसमें ये कहा कि सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल से बाहर है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। सबसे कम पढ़े लिखे, तनासुब अगर निकाला जाए कवानगी का, लिटरेसी का, तो सबसे कम मुस्लिम बच्चियां पढ़ी लिखी है। सबसे ज्यादा बच्चा मजदूरी अगर 5 और 14 साल के दरमियान में कोई बच्चा मजदूरी करता है उत्तर प्रदेश में तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। अगर सबसे कम ग्रेजुएट है 4% तो मुसलमान है। सबसे कम जो हाई स्कूल पढ़ते मुकम्मल करते हैं मुसलमान है। आप बताइए फिर ना सोचिए, बल्कि जिंदगी में आपको इंसाफ नहीं दिया गया, आपको मुकाम नहीं दिया गया, और जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाते तो फॉरवर्ड क्लास से 6 साल पहले आप लोगों की मौत हो जाती। आप बताइए फिर क्या हासिल किया आपने? आपने बसपा को वोट दिया, पूछिए आपने तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे शिक्षा के मैदान में क्या किया? और मैं जो कुछ आपके सामने रख रहा हूं पूरे सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई ये कहता है कि वैसी सही नहीं, सच नहीं कह रहा है, तो मैं आज यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं, पहले भी कहा था कि तुम वक्त और मुकाम बता दो, मैं अपने आंकड़े लेकर आऊंगा उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के बारे में। तुम 5 मिनट मेरे सामने नहीं बैठ सकोगे, मेरे दलाल का जवाब नहीं दे पाओगे। मेरे अभी दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोग सोचिए जो यहां पर बुजुर्ग लोग हैं जिनको अल्लाह ने औलाद दी है, आज अगर आपकी औलाद 14-15 साल की है या 11 साल की है तो 5 साल के बाद आप क्या जवाब देंगे उन बच्चों को कि हमने तुमको स्कूल नहीं दिया, हमने तुमको पढ़ाया लिखाया नहीं, जब तुम बीमार पड़े तो कर्जों में डूब गए। हमने अपनी बेटी से क्या जवाब देंगे जब बेटी कहेगी कि मुझे क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया गया? उन बच्चों से क्या कहेंगे आप जो ग्रेजुएट नहीं हो सकते? उन लोगों से क्या कहेंगे आप जो 6 साल पहले दूसरी
जात बरादरी से पहले मर जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए हमारी इस बात को, वोट देना आपका इख्तियार है, मगर उत्तर प्रदेश हो या हमारा वतन अजीज भारत हो, जिस समाज के पास उसका नेता नहीं है उससे कभी इंसाफ नहीं हुआ ना होगा। जिस समाज के पास नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा, उसी के बच्चों से आंखों से बहते आंसू को पहुंचा जाएगा, उन्हीं लोगों को हक दिया जाएगा जिसका नेता होगा। आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, आप वोट देने वाले नहीं बने। आपने कभी अपना नेता नहीं बनाया। कोई कहेगा कि हाँ बसपा से यहां से विधायक था हमारा, हमने उसको विधायक बनाया, मगर वो बसपा का नेता था, तुम्हारा नेता नहीं था। वो तुम्हारा नेता जब बनेगा तो उसकी आवाज में ताकत होगी, वो लड़ेगा इन चीजों के लिए। कोई कहेगा बताओ ऐसी तुमने हैदराबाद में क्या किया। हमने हैदराबाद में हमारे सिर्फ 7 एमएलए, कोई मंत्री नहीं है, कभी मंत्री नहीं बना। और असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मगर मेरी लड़ाई क्या है, हमारे 7 विधायक है तेलंगाना में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए, एमसीए, स्कूल ऑफ नर्सिंग है, आर्किटेक्चर का कॉलेज है। ये हमारे नहीं है, जाती इदारे नहीं है, न हमारी औलाद पे जाएगा हमारे मरने के बाद। ये कौम का इदारा था, इसके यही गरीब ट्रस्ट के तहत वो चलता रहेगा गरीबों के लिए। ये काम किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में भी वही काम हो सकता है, क्योंकि जब आप अपना नेता को बनाएंगे तो यहां पर आपने किसी को अपना विधायक बनाया, वो मोटा हो गया और आप दुबले हो गए, वो ताकतवर हो गया, आप कमजोर हो गए, वो दौलतमंद हो गया, गरीबी आपका मुकद्दर बन गया, उसके घर पर गाड़ी आ गई, उसके घर पर लाइट आ गई, मगर आपके घर में अंधेरा छा गया। ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है कि आप जमीन से अपने नेता को बनाइए। जब नेता आपका बनेगा तो लड़ाई और आपका हक दिया जाएगा। और आपको बता रहे कि लखीमपुर खीरी में तेनी के बेटे ने, मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को नहीं मार दिया, मगर क्यों मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया? क्योंकि योगी और मोदी जानते हैं अगर तेनी को हटाएंगे तो उसके समाज का वोट हमको नहीं मिलेगा। मगर आपकी अहमियत क्या है? आपके वोट की अहमियत क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि आपको डराया जाता है, बीजेपी का नाम लो, इनका नाम लो, एक डर का वोट दे देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि डर की बुनियाद पर नहीं, यहां से शहाबुद्दीन साहब को उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए। आप इस चुनाव में आप मजबूरी में वोट देंगे या मजबूती में वोट देंगे, आपको फैसला करना है। अगर आप मजबूरी में वोट देंगे तो यही नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप मजबूती के लिए वोट देंगे तो नाइंसाफी का खात्मा होगा, एक नया सूरज शुरू होगा इस विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला। आप जानते मेरे अजीज दोस्तों, जिस मुकाम पर ये हमारा मीटिंग हो रही है, ये फजल रहमानिया इंटर कॉलेज। योगी और मोदी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। फजल रहमानिया की जमीन 40 साल से यहां पर प्ले ग्राउंड है, तो बीजेपी की सरकार को यही जमीन मिली गौशाला बनाने के लिए, और कोई जमीन नहीं मिली क्या इनको? और कोई जमीन नहीं है विधानसभा में, बनाइए गौशाला, कौन रोक रहा है? मगर जिस जमीन पर एमडी तिवारी के जमाने से बच्चे खेलते हैं यहां पर, क्या फजल रहमानिया के स्कूल के बच्चे वॉलीबॉल में उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी नहीं किए ना? मगर इतनी नफरत क्यों है बाबा को? बाबा बोलते हैं कि बिजली सिर्फ मुहर्रम में आती थी, बिजली फुला दिन नहीं आती थी, खाली कब्रिस्तान बना। अरे योगी आदित्यनाथ, क्या तुम 24 घंटे से मुसलमान का वजीफा करते हो? दूसरा तुम्हारी जबान पर क्यों नहीं आता? अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है तो बताओ मैंने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ है? अगर बीजेपी के लोग भी मेरे आंकड़ों का
चाहते तो मैं योगी के सामने बैठकर बहस करने तैयार हूं। योगी 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे। मैं जो आगे दूंगा जनाब भी उठकर चले जाएंगे, बोलेंगे कौन सी भाषा की जबान में बात कर रहा है। आप बताइए कि एक स्कूल है, वहां पर भी आपको दुश्मनी नफरत क्यों है? नफरत इसलिए है कि इसका नाम फजले रहमानिया। अगर इसका नाम फजले योगी होता तो आते नहीं थे, मगर नाम रहमान का आ गया तो पेट में दर्द। और बोलते ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, ध्रुवीकरण। अरे आप कर रहे हैं ध्रुवीकरण, हम नहीं कर रहे। 40 साल से यहां पर बच्चे खेलते आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का कॉलेज तो योगी बंद कर दिए, वहां पर टीचर ही नहीं है, तो बच्चों को शिक्षा के लिए बलरामपुर इलाहाबाद जाना पड़ता है। और फिर डबल इंजन की सरकार, क्या विकास किया तुमने? चंद्रपुर पेचकोला की रोड, पचपेरा उतरोला रोड जो नेपाल की बॉर्डर को जाती है, पूरे खड्डे, उसमें रोड ही नहीं है। और फिर यहां पर 2 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 6.5 लाख की आबादी विधानसभा में, और सिर्फ 2 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और वो भी नाम के हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी कहती विकास हुआ, उसके बावजूद भी बसपा कहती हमको वोट दो, सपा कहती कि अपने आप की जवानी हमारे नेता पे कुर्बान करो। ओवैसी आपसे कह रहा है कि कोई जवानी कुर्बान मत करो, किसी को वोट मत दो, शहाबुद्दीन को वोट दो, उसको कामयाब करो। ये तमाम काम हो इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही बात हम करने आए थे कि हालत मजबूरी में वोट हम कभी मत दीजिए, अपनी मजबूती के लिए वोट दीजिए। आखिर आप क्यों डरते हैं? दूसरे समाज वाले क्यों नहीं डरते? वो भी तो गरीब है, वो भी तो परेशान है, मगर आपको डरा के वोट हासिल करना चाहते हैं। तो आपसे दबन गुजारिश कर रहे कि आप मजबूती के लिए मतदान करिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए मतदान करिए, उत्तर प्रदेश में नाइंसाफी के दौर का खात्मा करने के लिए मतदान करिए। और यकीनन हमारे जाने के बाद हजरत इबलीस की औलाद यहां पर आएगी। इबलीस की औलाद आकर बोलेगी, अरे ओवैसी को भड़काऊ भाषण दे दिया, लोगों को जज्बाती करके चला गया, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो। यकीनन मैं आपको जज्बात में लाया हूं, सच्चाई बोलकर लाया हूं, झूठ नहीं बोला हूं। मैंने आपको जज्बात में लाया हूं, मैं आपको जज्बात में लाया हूं ताकि जिंदगी का सबूत तो दे सको। आप जिंदा वही है जो जज्बाती होता है, जो मर चुका जमीर के तौर पर, इसका जमीर मर गया, जिसमें सोचने समझने का सलीका खत्म हो गया, वो नाम का जिंदा है। तो जिंदगी का सबूत तो मजबूती के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करो। और आज की रात शबे मेराज की रात है, आज की रात शबे मेराज की रात है। तो याद रखो, शबे मेराज की रात है, तो आप मजलिस की कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए दुआ करिए। आप हिस्सेदारी की लड़ाई अल्लाह से भीख मांगे कि परवरदिगार, ये वो मुबारक रात है कि तूने जमीन से अपने हबीब को बुलाकर अपना दीदार कराया, हमको भी कामयाब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शबे मेराज एक मुबारक रात है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से उठाकर सिदरतुल मुंतहा तक लेकर गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाह रहे कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, डरिए मत। हमारा यहां पर आने का मकसद हमारी मकबूलियत नहीं है, हमारे आने का उत्तर प्रदेश का मकसद आपकी जबान से नारे लगवाना नहीं है। मैं आपके नारों का मोहताज नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं अगर आपको तकलीफ हो रही है। मुझे खुशी उस वक्त होगी
जब आपका नेता होगा। मैं जो दुनिया से चला जाऊंगा आज नहीं तो कल चला जाऊंगा, मगर मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ता तुफैल में इस गुनाहगार को जो मुकाम दिया, जो इनामात से नेमतों से नवाजा, मेरी ख्वाहिश एक ही है कि भारत में, हमारे वतन अजीज में, उत्तर प्रदेश में आपकी आवाज हो, आपके ओर की अहमियत हो, हमारे गरीब बच्चे और बच्चों को शिक्षा मिले, इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, आप कमजोर से ताकतवर हो जाओ ताकि आपकी आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे सके। ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरी पार्टी का मकसद है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें हमें आप तक कहना था। हम इस उम्मीद पे जा रहे हैं कि जब मतदान के दिन आप सुबह सुबह निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और यहां से बटन के निशान पर बटन दबाकर भागीदारी रिश्तेदारी के लड़ाई में आप अपना हिस्सा और सहयोग देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।